नमस्कार। तो देखिए, अभी तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो अलग अलग पेपर 1 जो है वो कंडक्ट करवाए जा चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो कुछ एक की फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और पर से थोड़ा थोड़ा जानेंगे भी हर एक क्वेश्चन से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। एक तो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आपको आंसर पता चल जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दूसरा जो है वो थोड़ा थोड़ा जानने को भी मिल जाएगा ताकि एग्जाम में कुछ भी रिलेट करके पूछा जाता है तो 2, 4, 6, 8, 10 नंबर जो है वो पक्के हो सकें। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट्स कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा और चंबा जिले को कौन से दर्रे इनमें से जोड़ते हैं? कांगड़ा और चंबा को जो है वो इनमें से वारू दर्रा जो है वो जोड़ता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वारू दर्रा किसको जोड़ता है? ये कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है। कांगड़ा और चंबा को आपस में जोड़ने वाले दर्रे में जो है वो वारू दर्रा आता है, एक भीम घुचुतड़ी दर्रा आता है, एक तेलंग दर्रा आता है, एक तोरी दर्रा आता है, एक चौरी दर्रा आता है, एक बलेनी दर्रा आता है। ये बलेनी दर्रा ये पूछा गया है एग्जाम में। बलेनी दर्रा चंबा कांगड़ा को आपस में जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर साच पास जो है वो दिया गया है। साच पास जो है वो चंबा को पांगी के साथ जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर सिंका पास जो है वो दिया गया है और ये सिंका पास जो है वो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। किसको? किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर नालगांव पास जो है वो दिया गया है, तो नालगांव पास भी जो है वो सेम किन्नौर को जो है वो गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश कुक्ति विलेज। तो हिमाचल प्रदेश के कुक्ति विलेज की आपको करेक्ट लोकेशन इनमें से बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लास्ट इनहेबिटेड विलेज ऑफ भरमौर। ये तो आसान ही है क्योंकि कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। आपको पता है कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो स्थित है। हमारे पास वैसे ही अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो हिमाचल प्रदेश में आती हैं। अगर हम अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं और कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। चंबा में इसकी स्थापना 1962 में जो था वो की गई थी। इसके अलावा चंबा में ही जो है वो सेचू तना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंबा में ही जो है वो तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। चंबा में ही जो है वो गोंगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो आती है। यहाँ पर लास्ट इनहेबिटेड विलेज ऑफ किन्नौर भी ऑप्शन में दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं किन्नौर में जो बसपा वैली आती है, तो वहाँ पर जो लास्ट इनहेबिटेड विलेज आता है बसपा वैली का, वो चितकुल विलेज जो है वो आता है। तो चितकुल विलेज आपने उस तरह से ध्यान रखना है। और लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली की अगर लास्ट विलेज की बात करते हैं तो लोसर जो है वो स्पीति वैली का लास्ट विलेज जो है वो आता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से क्लियर हो गए आपके। ये बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से आपने लिंक कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं, उनको मैच करना है। जैसे कि बोलते हैं कि विच वन इज़ करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच कौन सी यहाँ पर की गई है? हम सबसे लास्ट से चलेंगे। नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने लाहौल स्पीति में नहीं पढ़ी है। नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने सिंपल रूप से क्या पढ़ा हुआ है कि ये नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी में जो है वो स्थित है। उसी तरह शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने सिरमौर में नहीं पढ़ी है। हमने ये पढ़ी है कि हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। और हमने तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी पढ़ रखा है कि तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कुल्लू में नहीं आती। अभी मैंने आपको बताया था कि ये चंबा में जो है वो तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। उसी तरह चंबा में तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, तो बच गया हमारे पास एक ऑप्शन तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। यही करेक्टली मैच किया गया है और तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो शिमला में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज ऑफ GSDP ऑफ टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 बजट एस्टिमेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट अनुमान के अनुसार GSDP में प्रतिबद्ध राशि की सही प्रतिशत निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही प्रतिशत इनमें से है ऑप्शन सी 14.36%। डिटेल से नहीं जानेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लार्जेस्ट कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर इन खरीफ क्रॉप इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं कि खरीफ फसल जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर कंजम्पशन होती है वो कहाँ पर होती है? 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि ऊना में लार्जेस्ट खरीफ क्रॉप की कंजम्पशन जो है वो हुई। अगर हम फर्टिलाइज़र कंजम्पशन की बात करते हैं कि राबी और खरीफ फसल में कहाँ कहाँ पर हुई, तो देखो ये डाटा भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर हम राबी फसल की बात करते हैं तो राबी फसल में सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन हुई वो हुई शिमला में, और शिमला के बाद हुई ऊना में, और ऊना के बाद हुई कांगड़ा में। खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ की लार्जेस्ट कंजम्पशन हुई ऊना में, उसके बाद हुई कांगड़ा में, उसके बाद हुई शिमला में। तो ये डाटा ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट एवरेज साइज लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सही रूप से ज़मीन रखने की औसत आकार दी गई है वो आपको पहचान करनी है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो ऑप्शन बी 0.95 हेक्टेयर जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
देखिए अगर हम लैंड एवरेज साइज होल्डिंग की बात करते हैं तो एवरेज जो हमारे पास साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग है हिमाचल प्रदेश में, वो टोटल जो हम बात करते हैं वो 0.95 हेक्टेयर जो है वो आ जाता है। हिमाचल प्रदेश में मार्जिनल फार्मर आते हैं, स्मॉल फार्मर आते हैं, सेमी मीडियम फार्मर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो है वो मीडियम फार्मर आते हैं और लार्ज फार्मर आते हैं। अगर इनके पास हम एवरेज साइज़ ऑफ होल्डिंग की बात करेंगे कि कितनी है, तो ये जो मार्जिनल फार्मर आते हैं इनके पास 0.40 हेक्टेयर जो है वो आता है। स्मॉल फार्मर की बात करेंगे तो इनके पास 1.39 हेक्टेयर जो है वो आता है। सेमी मीडियम की बात करेंगे तो इनके पास 2.72 जो है वो आता है। और अगर हम बात करेंगे मीडियम की, तो मीडियम के पास 5.62 जो है वो आता है हेक्टेयर में। और लार्ज फार्मर की बात करेंगे तो इनके पास 15.67 हेक्टेयर जो है वो आता है। तो ये एवरेज होल्डिंग है साइज़ की, और एवरेज का तो आपको पता चल ही गया, 0.95 हेक्टेयर तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हाउ मच फाइनेंशियल हेल्प इज़ गिवन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ विडो आफ्टर द रीमैरिज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विडोज़ को जो है वो, विधवा को जो है वो पुनर्विवाह करने के पश्चात पुनर्वास के लिए कितनी वित्तीय सहायता जो है वो दी जाती है। इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप जो है वो कर दिया गया है। अब ये अमाउंट जो है 2 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है, 2 लाख ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो 2 लाख आपने ध्यान रखना है, 2 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है विडो रीमैरिज स्कीम के तहत। 8वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन सी कैटेगरी को जो है वो कवर किया जाता है, कौन से कैटेगरी के पर्सन कवर किए जाते हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिशियन जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। जो पारंपरिक दस्तकार और कारीगर हैं वो जो है वो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के तहत जो है वो कवर होते हैं। यहाँ से इतना ही याद रखिए, पूछा गया तो एज सच पूछ ले जाएगा। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट अर्बन वुमेन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में शहरी महिलाओं की जनसंख्या सबसे कम थी। अगर हम शहरी महिलाओं की जनसंख्या की बात करते हैं कि सबसे कम कहाँ पर थी, तो वो थी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हमीरपुर में देखिए शहरी महिलाओं की जनसंख्या सबसे कम है। हम बात करते हैं यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या जो कि अर्बन पॉपुलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या फैक्ट, क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास बनेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा अर्बन फीमेल पॉपुलेशन आती है वो कहाँ पर आती है। सबसे ज़्यादा अर्बन फीमेल पॉपुलेशन जो है वो आती है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो सबसे ज़्यादा अर्बन फीमेल पॉपुलेशन जो है वो है, तो वो है 90,607, 90,607 जो है वो शिमला में जो है वो ये आती है। अगर हम बात करते हैं लोएस्ट कहाँ पर आती है, तो देखो लाहौल स्पीति और किन्नौर में तो बिल्कुल भी अर्बन पॉपुलेशन है ही नहीं, तो वो तो ऑप्शन में दिया भी नहीं गया है। अगर उसके बाद हम लोएस्ट वन की बात करते हैं तो वो आती है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो कितनी आती है, 12,018 जो है वो आती है। 12,018 जो है वो यहाँ की अर्बन फीमेल पॉपुलेशन है। और उसके बाद अगर हमीरपुर के बाद, बिलासपुर के बाद बात की जाए तो वो हमीरपुर का नंबर जो है वो आता है। हमीरपुर में कितनी है, 15,108 जो है वो यहाँ की अर्बन फीमेल पॉपुलेशन जो है वो आती है। तो ये स्पेसिफिक रूप से हमने अर्बन फीमेल पॉपुलेशन के बारे में जाना। अगर हम ओवरऑल भी अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो देखो हिमाचल प्रदेश में जो ओवरऑल अर्बन पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के बाद जो लोएस्ट नंबर सबसे ज़्यादा तो शिमला में आती है। लोएस्ट नंबर किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ पर तो 0 पॉपुलेशन है। उसके बाद बिलासपुर का ही नंबर जो है वो आता है। ओवरऑल में भी बात करते हैं अगर अर्बन पॉपुलेशन की, तब भी डाटा हमारे पास यही रहेगा। अगर हम मेल अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं, पुरुषों में अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो सबसे ज़्यादा आएगी। और लोएस्ट की बात करते हैं लाहौल स्पीति और कांगड़ा के बाद, तो वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का ही जो है वो नंबर यहाँ पर भी आएगा। मेल में भी बिलासपुर के बाद दूसरा नंबर जो है वो हमीरपुर का ही है, तो वो भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम वॉज क्रिएटेड ऑन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी सितंबर 14, 2015 को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से इतना ही ध्यान रखिए, पूछा गया तो एज सच आपका कवर हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करेक्ट रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इन द एनवायरमेंट इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो एनवायरमेंट में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का रैंक पूछा गया है, तीसरा रैंक एनवायरमेंट में था। ये तो हो गया एनवायरनमेंट में। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का पहला नंबर जो है वो आता है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में। दूसरा नंबर बिलासपुर का, तीसरा नंबर ऊना का, चौथा नंबर हमीरपुर का, पांचवां नंबर मंडी का, छठा नंबर जो है वो चंबा का आता है, सातवां नंबर शिमला का, आठवां नंबर कुल्लू का, और नौवां नंबर जो है वो सिरमौर का, 10वां नंबर जो है वो किन्नौर का, 11वां नंबर सोलन का, और 12वां नंबर लाहौल स्पीति का आता है। तो ये भी आपको ओवरऑल रैंक पता होना चाहिए।
हर एक एग्जाम में लगभग पूछे गए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के क्वेश्चन। अभी कुछ 3-4 एग्जाम ऐसे हुए हैं लेटेस्ट जिनमें नहीं पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा मंदिर हिमाचल का अपने जिले के साथ से सही रूप से सुमेलित किया गया है। तो टेम्पल की बात करते हैं यहाँ पर कि जो सही सुमेलित किया गया है, तो पराशर टेम्पल मंडी में आता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मनु टेम्पल की, कि मनु टेम्पल जो है वो कहाँ पर आता है, तो मनु टेम्पल मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की बात करते हैं तो ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ता है, नगर में ये पड़ता है। मागरू महादेव की बात करते हैं तो मागरू महादेव का मंदिर सिरमौर में नहीं है, ये मागरू महादेव का मंदिर मंडी में जो है वो आता है, और मागरू महादेव मंदिर जो है पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कार्व्ड आउट। तो बोलते हैं कि किन्नौर को कब एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया था, कब ये जिला बना था। तो किन्नौर हिमाचल का जो 6 नंबर का जिला जो था वो बना था। सबसे पहले हिमाचल में 4 जिले होते थे, 5वें नंबर का जिला जो था वो कौन बना था, 5वें नंबर का जिला जो था वो बिलासपुर बना था। 6 नंबर का जिला बना था ये किन्नौर, और 1960 में ये एक जिला जो था वो बना था। ऑप्शन सी सही आंसर है। और कई बार एग्जैक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जैक्टली कब ये फॉर्म हुआ था, तो 1 मई 1960 को जो था ये जिले के रूप में बना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ चंबा टाउन अ पावर हाउस वॉज इंस्टॉल्ड ऑन रिवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा भूरी सिंह, आइडेंटिफाई द रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो चंबा शहर में बिजली की आपूर्ति के लिए राजा भूरी सिंह के समय में एक पावर हाउस जो था वो नदी पर लगाया गया था। उस नदी की पहचान कीजिए, तो वो साल नदी पर जो था वो लगाया गया था। वैसे तो देखो चंबा जो है वो रावी नदी के किनारे जो है स्थित है, परंतु साल नदी भी यहाँ पर एक बहती है जिसके ऊपर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था वो बनाया गया था, और जहाँ से चंबा शहर को जो था वो बिजली गई थी। अब ये कौन से ईयर की बात रही होगी जब ये हुआ था, तो ये लगभग राजा भूरी सिंह के कार्यकाल की जो था वो बात रही थी। और एग्जैक्टली अगर आप ईयर की बात करेंगे कि ईयर ये कौन सा रहा था, तो 1910 में ये बिजली घर जो था वो यहाँ पर बनाया गया था। वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि 1908 में जो था वो राजा भूरी सिंह के द्वारा जो था वो भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना भी जो था वो कराई गई थी। हिमाचल का सबसे पुराना म्यूजियम भी ये है, और राजा भूरी सिंह के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो पहला वर्ल्ड वॉर भी हुआ, जिसमें राजा भूरी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता जो था वो की थी। राजा भूरी सिंह को 1906 में नाइटहुड की उपाधि भी जो था वो दी गई थी। और बाकी तो आपको पता चल ही गया है, चंबा के जो अंतिम राजा थे राजा लक्ष्मण सिंह चंबा के अंतिम राजा थे। घानवी परियोजना के बारे में पूछा गया है कि घानवी हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर इस घानवी परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये शिमला में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ से इतना ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज। अब इंडिया जीके के क्वेश्चन चलते हैं। तो इंडियाज करेक्ट जीडीपी ग्रोथ इन 2023-24 एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन जनवरी 2023। जनवरी 2023 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जो था वो पहला अग्रिम अनुमान निकाला गया। इसके अनुसार निम्नलिखित में से सही जीडीपी विकास दर कितनी थी, तो सही जो जीडीपी विकास दर थी वो थी 7.3%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ कैबिनेट shall not be more than 15% of the state legislative strength। तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी धारा, कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो राज्य विधानमंडल की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल ऐसी बात करता है, तो ये बात कौन से आर्टिकल में की गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये है आर्टिकल नंबर 164। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी सही आंसर है। देखो कभी आपने सोचा है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तब तो आपको पता होगा, वेल पता होगा, परंतु अगर थोड़ा सा नहीं पढ़ा है आपने ध्यान से कभी, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्टेट में कैसे ये डिसाइड होता है कि कितने मंत्री जो हैं वो बनेंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो फाइनली कितने मंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद में बनेंगे। तो उसके लिए जो है ना वो एक प्रोविज़न रखा गया। प्रोविज़न ये रखा गया है कि जो मंत्री होंगे वो 15% ऑफ जो स्टेट लेजिस्लेचर की स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश में जो है वो किसी भी स्टेट में मान लो हिमाचल को रहने दो, कुछ 100 सीटें जो है वो वहाँ पर विधानसभा की हैं, तो 15% मतलब 100 का 15% 15 ही हुआ, तो 15 जो है वो वहाँ पर मंत्री होंगे, 15 से ज़्यादा वहाँ पर मंत्री जो है वो नहीं हो सकते। ये प्रोविज़न जो है वो किया गया है। और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है वो किया गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके तहत ये किया गया है। आर्टिकल आपको पता चल गया 164 आर्टिकल है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ वुमेन इलेक्टेड इन मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन नवंबर 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि
यहाँ पर आपको नंबर बताना है कि नवंबर 2023 में जब मध्य प्रदेश विधानसभा में इलेक्शन हुए थे तो कितनी महिलाएं चुनकर आई थी। तो महिलाओं की संख्या की बात करें तो 27 महिलाएं यहाँ पर चुनकर आई थी। अब तो ये क्वेश्चन इतना वैलिड है भी नहीं, परंतु अगर हम हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि कितनी महिलाएं चुनकर आई थी, तो हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में जो महिलाएं चुनकर अभी हैं वो 3 महिलाएं हैं। एक तो जब ओरिजिनली हिमाचल में इलेक्शन हुए थे तो एक ही महिला थी उस टाइम जो पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से थी, जिनका नाम था रीना कश्यप, और उसके बाद 2 और महिलाएं जो हैं वो बनी। एक तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी बनी, जिनका नाम जो है वो आप कमेंट करके बताएंगे क्योंकि नाम भी पूछा जा सकता है, और एक जो है वो लाहौल स्पीति से हैं। लाहौल स्पीति से भी चुनकर जो आई हैं उनका नाम भी आप कमेंट करके बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन आपको ये कमेंट करके बताने हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं द राइट। अच्छा हाँ, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको बताता हूँ। जो अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे वहाँ पर कितनी महिलाएं जो हैं वो हैं। देखो अभी जो 18वें नंबर के लोकसभा के इलेक्शन हुए थे वहाँ पर कितनी महिलाएं जो था वो चुनकर आई थी। वहाँ पर 74 महिलाएं जो था वो चुनकर आई थी। 74 महिलाएं जो था वो वहाँ पर चुनकर आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डाटा है। आगे बोलते हैं द राइटर ऑफ विच इंडियन स्टेट गॉट द जनपीठ अवार्ड इन 2023। जब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था, जब पेपर हुआ था, तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी रहा था, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि सही आंसर को, कौन से आंसर को प्रायोरिटी देगा कमीशन। तो अभी हमारे पास फाइनल आंसर की है और उसके अकॉर्डिंग इसको स्क्रैप कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है क्वेश्चन को, तो ये स्क्रैप्ड क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं द अर्जुन अवार्ड 2023 इन स्क्वैश इज गिवन टू। तो स्क्वैश में जो अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2023 में वो किसको दिया गया है। अर्जुन अवार्ड जो स्क्वैश में दिया गया है वो हरिंदर पाल सिंह संधू को दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। वैसे ही क्रिकेट में पूछा जाए तो क्रिकेट में जो था वो मोहम्मद शमी को जो था वो दिया गया था। एक दिव्याकृति सिंह है, दिव्याकृति सिंह को जो है ये अवार्ड दिया गया है, तो वो इक्वेस्ट्रियन गेम से जो है वो संबंधित है। इक्वेस्ट्रियन जो घुड़सवारी टाइप में होता है उससे जो है वो संबंधित है, तो उनका भी ध्यान रखना है। दिव्याकृति सिंह का वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अगर हम बात कर ही रहे हैं खेलों की, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगस्त 29 को जो है वो मेजर ध्यानचंद की, जो एक हॉकी के लेजेंड प्लेयर थे, उनकी जो है जयंती मनाई जाती है और उसको जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में जो है वो हम मनाते हैं। तो पूछा जाए कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो वो अगस्त 29 को जो है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज इन दी लिस्ट ऑफ टॉप 10 सिटीज एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023। तो टॉप 10 सिटीज़ में जो है वो बोलते हैं इनमें से जो है वो जो स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 निकाला गया उसमें से कौन सी शहर जो है वो है। तो 21 का ऑप्शन सी जो है वो पुणे इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं पूछा गया है कि पहला रैंक किसका है, यहाँ पर टॉप 10 में पूछा गया है कि टॉप 10 में जो है वो किसका रैंक रहा है। अगर पुणे की हम बात करते हैं ना कि कौन सा रैंक रहा था, तो पुणे का 10वां नंबर जो था वो पुणे का रहा था। वैसे अगर इसे स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 में अगर आप देखेंगे ना, तो पहला रैंक किसका रहा था, पहला रैंक इंदौर का रहा था। इंदौर के साथ सूरत को भी जो था वो पहला ही रैंक मिला था। दूसरा रैंक किसी भी सिटी को नहीं मिला था। तीसरा रैंक नवी मुंबई को मिला था। चौथा रैंक विशाखापट्टनम को। 5वां रैंक भोपाल को। 6ठा रैंक जो था वो विजयवाड़ा को मिला था। 7वां रैंक न्यू दिल्ली को मिला था। 8वां रैंक तिरुपति को मिला था। 9वां रैंक ग्रेट हैदराबाद को मिला था और 10वां रैंक जो है वो पुणे को मिला था। अगर हम स्टेट्स में बात करते हैं तो टॉप 10 स्टेट में जो है वो पहले नंबर पर जो है वो मध्य प्रदेश आया, पहले नंबर पर महाराष्ट्र आया, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आया और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ यहाँ पर आया था। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द रिवर विच इज ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से बोलते हैं इंडस की सहायक नदी कौन है, तो अपनी सतलुज जो हिमाचल से होकर निकलती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सतलुज जो है वो किसकी सहायक नदी है, सतलुज इज ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ से भी इतना ही जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में या फिर किसी और स्टेट्स के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट पूछ ही लेता है। उत्तराखंड के बारे में बोलते हैं कि नेपाल इज़ ऑन इट्स नॉर्थ, कि नेपाल इसके नॉर्थ में है। दूसरे में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश इज़ ऑन इट्स नॉर्थ ईस्ट, तो हिमाचल इसके नॉर्थ ईस्ट में है। तीसरे में बोलते हैं इट इज़ इंसेप्टेड एज अ 26 स्टेट ऑफ इंडिया, कि 26 स्टेट के रूप में बना था। चौथे में बोलते हैं कि इसमें चमोली का एक गौचर मेला जो है वो महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इसमें करेक्ट वन की बात करते हैं तो ऑप्शन डी इसका ये सही होगा कि इट्स गौचर मेला ऑफ चमोली इज़ इम्पॉर्टेंट, कि चमोली का ये गौचर मेला इंपॉर्टेंट है। अब देखो हिमाचल से अगर आप उत्तराखंड के डायरेक्शन देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा, उत्तराखंड जो है वो एक स्टेट तो बना था परंतु ये वर्ष 2000 में बना था, ना कि 26 स्टेट भी ये नहीं बना था। ये कौन से नंबर का स्टेट बना था फिर,
तो उत्तराखंड जो था वो 27 नंबर का स्टेट जो था वो बना था। 27 नंबर का स्टेट बना था। तो 26 का जो था वो कौन बना था? 26 नंबर का स्टेट जो था वो छत्तीसगढ़ बना था। 27 नंबर का स्टेट उत्तराखंड बना था। 28 नंबर का स्टेट जो था वो कौन सा बना था? 28 नंबर का स्टेट जो था वो झारखंड बना था। तो ये 3 स्टेट्स आपने ध्यान रखने। कौन से वर्ष में ये 3 स्टेट बने थे? 2000 वर्ष 2000 में ही तीनों स्टेट्स बने थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडियाज इंडस वाटर ट्रीटी। देखो इंडस वाटर ट्रीटी जो था वो 1960 में हुई थी, परंतु सितंबर 15 को ये नहीं हुई थी। ये हुई थी सितंबर 19 को, ये ध्यान रखना है। और बोलते हैं इट इज़ एलोकेटेड द इंडस एंड चिनाब रिवर ओनली टू पाकिस्तान, कि इसने पाकिस्तान को इंडस और चिनाब नदियां जो था वो प्रोवाइड करवाई थी। देखो अगर हम बात करते हैं कि इसने पाकिस्तान को कौन सी नदियों का पानी जो था वो प्रोवाइड करवाया था, तो पाकिस्तान का कंट्रोल चिनाब, इंडस और झेलम इन 3 नदियों पर रहा था, ना कि सिर्फ 2 नदियों पर। चौथे में बोलते हैं इट एलोकेटेड द ईस्टर्न रिवर टू इंडिया। हाँ बिल्कुल सही बात है कि इसने ईस्टर्न रिवर जो रावी, सतलुज, ब्यास थी उनका कंट्रोल जो था वो इंडिया को दिया था। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर होगा। इट वॉज साइंड इन न्यू दिल्ली। देखो न्यू दिल्ली में ये साइन नहीं हुई थी। अगर हम बात करते हैं कि ये ट्रीटी जो था वो कहाँ पर साइन हुई थी, तो ये कराची में जो था वो साइन हुई थी, इंडिया में नहीं, कराची में ये साइन हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के बारे में कौन सा इनमें से करेक्ट है? तो इंडोनेशिया की मैं सीधी ही बात करता हूँ कि इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन बी, इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम नीदरलैंड, कि ये नीदरलैंड से जो था वो स्वतंत्र एक स्टेट बना था, कंट्री बनी थी। तो ये हो जाएगा इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम नीदरलैंड। 25 का ऑप्शन बी सही आंसर। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द विनर कंट्री इन मेंस सिंगल जापान 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से भी बोलते हैं कौन सी कंट्री जो है वो एकल पुरुषों के खिताब में जो है वो विजय बनी है। तो अगर हम 2023 की बात करते हैं कि कौन सी कंट्री विजय जो था वो यहाँ पर रही थी, तो 26 का ऑप्शन ए डेनमार्क सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मेंस सिंगल में, अगर हम बात करते हैं 2024 की, कि 2024 में जो है वो कौन विनर यहाँ पर रहा है, तो 2024 में यहाँ पर एलेक्स लेनियर जो है वो विनर रहे हैं। एलेक्स लेनियर में यहाँ पर लिखता हूँ इनका नाम, और ये कौन सी कंट्री से जो है वो संबंध रखते हैं। तो एलेक्स लेनियर की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रेंच प्लेयर है, फ्रेंच बैडमिंटन प्लेयर है, ये फ्रेंच से जो है वो संबंध रखते हैं। तो ये इनके बारे में ध्यान रखना है कि फ्रांस यहाँ पर विनर बना है। और अगर हम बात करते हैं जापान ओपन 2024 में महिलाओं की, वुमेन की बात करते हैं अगर हम, तो वुमेन कैटेगरी में जो है वो विनर कौन बना है, तो यहाँ पर जो है वो अकाने यामागुची है, उनका नाम आपने ध्यान रखना है, अकामे यामागुची, ये जो है वो विनर बने हैं। अगर इनकी कंट्री पूछ ली गई कि कौन सी कंट्री जो है वो विनर बनी है, तो जापान कंट्री है इनकी, जापान की जो है ये खिलाड़ी हैं। ठीक है जी, तो ये पता चला। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स कंट्री। तो इनमें से कौन सा अपनी कंट्री के साथ सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया। बोलते हैं प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद यूएई के हैं। देखो अगर हम बात करते हैं कि नॉट करेक्टली मैच, तो पहला तो है बिल्कुल करेक्टली मैच है। ठीक जी, तो ये ही प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद ही जो है वो यूएई के जो है वो क्या है, ये जो है वो यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। और अगर हम बात करते हैं ये जो फिलिप न्यूसी दिए गए हैं, ये क्या ये प्राइम मिनिस्टर है मोजाम्बिक के? बिल्कुल सही बात है कि ये जो है मोजाम्बिक के जो है वो क्या है, मोजाम्बिक के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर पीटर इरविन की, प्राइम मिनिस्टर पीटर इरविन जो है वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका भी पता होना चाहिए। तो पीटर इरविन जो है ये कुछ खास नहीं है, परंतु पीटर फियाला है, पीटर फियाला, ये चेक रिपब्लिक के जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो पीटर फियाला का नाम आपने ध्यान रखना है। तो ये जो है वो नॉट करेक्टली मैच है, ऑप्शन सी। और जोज रामोस होर्टा की बात करते हैं तो तिमूर लिस्टे के ये प्रेसिडेंट हैं, बिल्कुल सही बात है। 28 में बोलते हैं विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लेक्यूर्स। बोलते हैं कौन सा पॉलीमर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है पेंट्स और लेक्यूर के लिए। तो इनमें से अगर हम पॉलीमर की बात करते हैं तो 28 का ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर होगा, ग्लिपटल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हेन वाज यूएनओ फ्लैग ऑफिशियली अडॉप्टेड। तो यूएनओ फ्लैग को ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया था? 1947 में इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। 29 का डी सही आंसर है। 29 के बाद 30 देखेंगे, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ किल्वा। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था उस टाइम एग्जाम से पहले कि ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ किल्वा तंजानिया में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं हिंदी का क्वेश्चन है, बोलते हैं कृत प्रत्यय वे होते हैं। तो कृत प्रत्यय जो है वो किसको कहते हैं? अगर हम बात करते हैं कि कृत प्रत्यय जो है वो किसको कहा जाता है, तो वो उनको कहा जाता है जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं। तो 31 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं।
आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, अध्ययन, ऑप्शन सी सही आंसर है। अध्ययन किस तरह से लिखते हैं वो भी देख लीजिए, ये विशेषण शब्द नहीं है। आगे बोलते हैं पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया, इसमें से पर को जो है वो अंडरलाइन किया गया है। बोलते हैं रेखांकित पद किस कारक का प्रसर्ग है। अगर हम कर की बात करते हैं तो यहाँ पर कर जो है वो अधिकरण है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये कर्ता ने कर्म को करण से, इन सभी को जो है वो याद करके जाना, जितने भी ये प्रसर्ग हैं कारक हैं इन सभी को याद करके जाना। आगे बोलते हैं नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे, तो नेताजी को अंडरलाइन किया गया है। बोलते हैं संज्ञा का कौन सा ये भेद है। अगर हम नेताजी की बात करते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 35 में बोलते हैं इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है, इसमें से जो है वो रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। तो बोलते हैं इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है, इसमें जो है वो अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 36 में बोलते हैं पंचवटी का समासिक जो विग्रह है वो क्या है। पंचवटी का जो विग्रह है वो होगा 5 वटों से घिरी हुई प्रसिद्ध जगह, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है। 37 का वाक्य का उद्देश्य होगा मैं जो है वो इसका उद्देश्य है, इस वाक्य में उद्देश्य का पता चल गया। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो मछली के पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं कि मछली का पर्यायवाची इनमें से नहीं, देखो मीन जो है वो मछली का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल सही बात है। मत्स्य भी इसका पर्यायवाची जो है वो होता है, इसमें सफरी भी इसका पर्यायवाची होता है, मीनाक्षी इसका पर्यायवाची नहीं होता, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उसके बाद 39 में बोलते हैं निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं है, तो संयुक्त क्रिया जो है वो कहाँ पर प्रयुक्त नहीं हुई है। 39 की बात करेंगे, ऑप्शन बी मैंने उसे पत्र लिखा, इसमें जो है वो संयुक्त क्रिया नहीं है। अच्छा, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि पेपर 1 है, अभी अपॉर्चुनिटी है तो कर लीजिए। अब मुझे लगता है उसके बाद पेपर है भी नहीं अभी तक कोई, तो है अगर अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर अवेल करें। आगे बोलते हैं रूपक अलंकार का उदाहरण क्या होता है, तो अलंकार भी हर एक एग्जाम में लगभग पूछे ही गए हैं पेपर 1 में। रूपक अलंकार के उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाई, ऑप्शन सी जो है वो 40 का सही आंसर होगा। 41 में बोलते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन है ही डैश वेयर नो वन डैश बिफोर, तो बोलते हैं 41 में क्या होगा, ही कैन गो वेयर नो वन हैज़ गोन बिफोर, ऑप्शन सी जो है वो 41 का सही आंसर है। 42 में बोलते हैं चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, तो बोलते हैं द टीचर टोल्ड मी पेरिस इज डैश ऑफ फ्रांस, तो पेरिस इज क्या होगा, पेरिस तो कैपिटल है परंतु कैपिटल के साथ क्या लगेगा। 42 का ऑप्शन सी पेरिस इज द कैपिटल ऑफ, द यहाँ पर लगेगा, ऑप्शन सी जो है वो 42 का सही आंसर है। 43 में बोलते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो करेक्ट सेंटेंस इनमें से आपको बताना है। हर एक सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो 43 का ऑप्शन बी इट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स विद अवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम, ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्टली सेंटेंस है। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो बोलते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चुननी है और सेंटेंस को कंप्लीट भी करना है। बोलते हैं कॉन्जुगर इज वन हु, तो 44 का जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वन हु हैज़ एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ समथिंग, उसको जो है वो कॉन्जुगर कहते हैं। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, तो बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म आपको जो है चुननी है। राजू सेज टू सुनीता आई एम प्लानिंग टू वर्क विद यू ऑन दैट प्रोजेक्ट, तो करेक्ट सेंटेंस आपको यहाँ पर बताना है। 45 में अगर आप बात करेंगे तो 45 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राजू टेल्स सुनीता दैट ही इज प्लानिंग टू वर्क विद हर ऑन दैट प्रोजेक्ट। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, बोलते हैं यहाँ पर सूरज आस्क्ड मी इफ़ आई हैड वॉच्ड द लेटेस्ट मूवी, तो इसमें क्या हो जाएगा 46 में, 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सूरज सेड टू सुनीता डिड यू वॉच द लेटेस्ट मूवी। 47 देखिए बोलते हैं चूज द करेक्ट एंड कंप्लीट द सेंटेंस, तो बोलते हैं आउट ऑफ डैश विच डैश टू बाई, तो बोलते हैं 47 में क्या होगा, 47 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ दीज पेन्स विच डू यू वांट टू बाय, ऑप्शन बी सही आंसर है। 48 में बोलते हैं चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, बोलते हैं मिनिस्टर इज रिवॉर्डिंग द विनर ऑफ दिस ईयर। 48 का जो है वो ऑप्शन बी होगा, द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर बीइंग रिवॉर्डेड बाय द मिनिस्टर, ये ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग पार्ट टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इनको अरेंज करना है। 49 को अरेंज करेंगे तो ऑप्शन डी पहले तो आ जाएगा यहाँ पर माई ब्रदर गॉट, उसके बाद
माई ब्रदर गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बट नथिंग वॉज रियली वर्किंग फॉर हिम। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 50 में इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इनमें से जो है वो एंटोनिम अपोजिट आपको बताना है। बोलते हैं इंटरनल अपोजिशन डेबिलिटेटेड द इमेज ऑफ आवर फैमिली। तो बोलते हैं कि डेबिलिएटेड जो यहाँ पर दिया गया है ये जो है इसका एंटोनिम, इनके अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा स्ट्रेंथन। द ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट है। तो ये हमने फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग अब हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अभी होपफुली कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। टेलीग्राम पर हम आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, पिन करके वहाँ पर रखा है, वो भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।